कहानी अब एक क्लब में पहुंचती है जहां काओ नाम का डाउनफॉल में डूबा सिंगर अपनी कजन जेन के साथ गाना गा रहा था। जेन ने ही काओ का करियर बचाने के लिए शो रखा था। तभी वहां पर पुलिस ने ड्रग्स की तलाशी के लिए रेड मार दी। काओ और जेन ने निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। तब काओ ने कहा कि उसने कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं, चाहे तो वो उसका यूरिन टेस्ट करवा ले। मगर उसकी ये बात उसी पर उलट गई, क्योंकि काओ के यूरिन टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद पल भर में उसका करियर ढेर हो गया और सोशल मीडिया पर लोग उस पर थू थू करने लगे। काओ को समझ आ गया था कि ये सब प्लान था। उसकी पुरानी बैंड पार्टनर जिससे काओ की लड़ाई हुई थी, उसी ने ये सब प्लान किया था। अभी वो इस सदमे से निकल भी नहीं पाया था कि जेन के पास गांव से एक दर्दनाक खबर आती है। उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये सुनकर वो दोनों उसी वक्त गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काओ अपने दादाजी की यादों में खोया रहता है। उसे वो बचपन की बातें याद आ रही थी, जब उसके दादाजी उसे जमीन से पानी निकालने की बारीकियां सिखाते थे। खैर, गांव पहुंचते ही उसका सामना यो नाम के एक सेल्फी के दीवाने रिलेटिव से हुआ, जो काओ का फैन था और उसके साथ जबरदस्ती फोटोज लेने लगता है, जिसे जेन ने बड़ी मुश्किल से हटाया। जिसके बाद जेन अपनी माँ से मिलकर इमोशनल हो गई। लेकिन काओ की नजर अपनी बचपन की दोस्त फोन पर पड़ी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। फोन अब एक बड़ी यूट्यूबर बन चुकी थी, जिस कारण से उसके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। उसने काओ को ताना मारा कि वो इतने सालों बाद तब घर आया है जब किसी की मौत हुई है। दोनों की इस तकरार के बीच कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तब फोन के पापा ने कुछ छिपकलियां पकड़ी थी और उन्हें काओ के दादाजी को पकड़ने के लिए दे दिया था। लेकिन फोन नहीं चाहती थी कि उन बेजुबान जानवरों को कोई चोट पहुंचे। इस बीच दादाजी फोन के डैड के साथ वहां से चले गए थे और काओ वहीं बैठकर हेडफोन्स में गाने सुन रहा था। तब फोन ने उससे बात करके अपनी दोस्ती की शुरुआत की थी। इस बीच काओ ने सारी छिपकलियों को आजाद कर दिया था, जिससे फोन काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। फोन सबसे मिलकर चली जाती है। तभी काओ को पता चलता है कि उसके दादाजी उसके लिए विरासत में एक पुरानी कार छोड़ गए हैं। काओ पहले तो खुश होता है, मगर कार की हालत देखकर उसका मन उतर जाता है। वो एक पुरानी जंग लगी कार थी, जिसमें जमीन से पानी निकालने वाली मशीन जुड़ी थी। दूसरी ओर रेगिस्तान के उस गहरे गड्ढे में वो शिकारी आदमी कैद था। क्रिएचर ने उसे अपने सख्त सलाइवा से ऐसे जकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब अचानक उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं और जब वो ऊपर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक विशालकाय छिपकली अपने शिकार को खा रही है, जिसका साइज किसी डायनासोर से कम नहीं था। अगला नंबर उसी आदमी का था और इसके बाद वो छिपकली उस पर झपट पड़ती है। दूसरी ओर काओ अपने दादाजी को याद कर रहा था कि तभी उसने यूट्यूब पर फोन का एक वीडियो देखा। फोन ने एक कंपटीशन रखा था, जिसमें बंजर जमीन से सबसे पहले पानी निकालने वाले को 1 मिलियन का इनाम मिलने वाला था। काओ को लगा कि ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है। उसने तुरंत जेन को बताया और यो की मदद से अपने दादाजी की उस पुरानी कार को नए जैसा चमका दिया, ताकि वो उस मुकाबले में उतर सके। अब कुछ दिन के बाद कंपटीशन वाला दिन आता है, जहां भारी भीड़ जमा थी। काओ, जेन और यो ने एक टीम बनाई। वहां पर कई और ग्रुप्स भी मौजूद थे। सेटअप के दौरान फोन काओ के पास आती है, जिसको देखकर काओ एक पल के लिए अपने होश खो बैठता है, क्योंकि वो उसे आज भी अंदर ही अंदर पसंद करता था। जब फोन ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो काव ने उसे इम्प्रेस करने के लिए बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि वो ये सब सिर्फ अपने दादाजी का सपना पूरा करने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से यहाँ से पानी निकालना चाहते थे। ये सुनकर फोन को काफी अच्छा लगा, मगर असल में काओ की नजरें तो सिर्फ इनाम और फोन पर थी। इसके बाद फोन अपने टेंट के नीचे बैठकर सभी कंटेस्टेंट से साइन करवाने लगती है। लेकिन इसी बीच वहां पर मी नाम का एक ड्रिलिंग बिजनेसमैन की एंट्री होती है। मी वहां फोन को देखकर पूरी तरह फ्लैट हो चुका था। फिर वो उसे फ्लर्ट करने लगता है, मगर फोन ने उसे जरा सा भी भाव ना देके सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। इसी बीच वहां पर काओ अपने दोनों साथियों के साथ हंसते हुए आया और ये बात मी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसको लगा कि काओ उस पर हंस रहा है, इसलिए उसने गुस्से में पूछा कि उसे किस बात पर हंसी आ रही है। काओ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो तो ऐसे ही हंसता है। अब ये सुनकर मी और गुस्सा हो गया और उसके ऊपर झपट पड़ा, मगर फोन ने बीच बचाव करते हुए उन दोनों को शांत कर दिया।
अब थोड़ी देर के बाद कंपटीशन शुरू होने वाला था और सबके अंदर जीतने की एक अलग ही उमंग थी। काओ भी पूरे जोश में था कि वही जीतेगा। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी लोग जीतने के लिए जी जान से मेहनत करने लगते हैं। इधर काओ और उसकी टीम अपने देसी जुगाड़ से पता कर रही थी कि कहां पर उन्हें पानी मिल सकता है। बाकी लोग भी अपने अपने तरीकों से कोशिश कर रहे थे, मगर मी के पास काफी एडवांस्ड और महंगी ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स थे। खैर ऐसे ही कंपटीशन तगड़ा चल रहा था, मगर अब तक किसी के भी हाथ पानी नहीं लगा था। दूसरी ओर एक अलग ही ग्रुप साथ में पानी ढूंढ रहा था, लेकिन वो लोग बिना किसी डर के ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके बॉस ने उन्हें आगे वहां पर पानी देखने के लिए भेज दिया और खुद गाड़ी में आराम करने लगा। अब वो दोनों थके हारे पानी ढूंढने निकले ही थे कि उन्हें उन छिपकलियों के शिकारियों की पुरानी स्कूटर दिखाई देती है। स्कूटर में चाबी लगी हुई थी और ये उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो उस स्कूटर को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनके पीछे मौत हाथ धोकर पड़ी है। अचानक उनकी नजर पीछे जाती है, जहां जमीन के अंदर से वो विशालकाय छिपकली तेजी से उनका पीछा कर रही थी। ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और उस स्कूटर को और भी तेज भगाने लगते हैं। अब कुछ देर पीछा करने के बाद उस छिपकली ने उनका पीछा छोड़ दिया, जिसको देखकर वो दोनों बेहद खुश हुए कि वो बच गए। लेकिन उनका ये खुश होना गलत था, क्योंकि असली खतरा तो अब आने वाला था। उस चालाक छिपकली ने रास्ते में आगे आकर एक गहरा गड्ढा खोद दिया था, जिसमें वो दोनों अपने स्कूटर समेत गिर जाते हैं। उन्हें अपना शिकार बनाकर उस छिपकली ने दोबारा उस गड्ढे को मिट्टी से कवर कर दिया। इधर दूसरी ओर काओ, जेन और यो साथ में पानी ढूंढ रहे थे। आगे जाकर उन्हें जमीन पर कुछ उल्टी रखी हुई प्लेट्स दिखाई देती हैं। उन प्लेट्स को सीधा करने पर उन्हें उस पर कुछ पुराने टोटके लिखे हुए दिखते हैं। ये पुराने जमाने का एक तरीका था जिसमें लोग प्लेट्स को उल्टा रखकर इंतजार करते थे। अगर जमीन में पानी होता तो प्लेट्स पर नमी की बूंदें आ जाती। तभी वहां पर वो लोग आ गए जिन्होंने वो प्लेट्स रखी थी। वो काओ और उसकी टीम को डराने लगे कि इस प्लेट पर जो लिखा है वो बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए है। उन्होंने उनको डराने की कोशिश की कि उस पहाड़ पर बुरी आत्माओं का साया है और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। उनकी बातें सुनकर काओ समझ गया कि ये लोग सिर्फ उन्हें डराकर वहां से भगाना चाहते हैं। इसीलिए वो बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे निकल गए। अब शाम हो चुकी थी और सभी कंटेस्टेंट्स थक कर चूर हो चुके थे। जेन तो थकान की वजह से कार में ही सो गई थी। इसीलिए सब तय करते हैं कि बाकी की खोज कल सुबह करेंगे। यहाँ काओ जब जेन को उठाने गया तो उसे कार के अंदर एक पुराना मेडल मिला जो उसी के बचपन का था। यहाँ से कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ छोटा काओ उदास बैठा था क्योंकि उसके दादाजी मेडल सेरेमनी में नहीं आए थे। काओ के माँ बाप नहीं थे, इसीलिए उसके दादाजी ही उसके लिए सब कुछ थे। तभी वहां पर उसके दादाजी आते हैं और उन्होंने सेरेमनी में ना आने के लिए उससे माफी मांगी। मगर काओ तो बहुत ज्यादा उदास था। जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। काओ को उस मेडल के साथ एक नक्शा भी मिलता है जो उसके दादाजी का था। उस नक्शे पर कुछ खास निशान बने हुए थे जो सीधा उस जगह की तरफ इशारा कर रहे थे जहां पर पानी मौजूद था। ये देखकर काओ खुशी के मारे झूम उठता है और वो तुरंत ये बात यो और जेन को बताता है। अब उन तीनों ने ठान लिया था कि कल सुबह वो हर हाल में पानी निकाल कर ही रहेंगे। जहां शाम होते ही सारे कंटेस्टेंट वहां से जा चुके थे, लेकिन एक ग्रुप वहीं पर रुका रहा और रात के अंधेरे में पार्टी करने लगा। अब इसी बीच इस ग्रुप का एक मेंबर नशे में धुत होकर बाथरूम करने गया। तभी उसे आसमान में वही छिपकली जो उड़ रही थी अपनी तरफ आती दिखी। इससे पहले कि वो होश संभालता, उस छिपकली ने एक ही झटके में उसकी गर्दन काट दी और उसका सर सीधा उसके दोस्तों के कदमों में जा गिरा। ये खौफनाक मंजर देखकर उनकी सांसें अटक गई। उन्होंने देखा कि उस कटे हुए सर को वो छिपकली जमीन के अंदर खींच कर ले गई, जिसके बाद वो दोनों डर के मारे अपने ट्रक की तरफ भागने लगे। ट्रक के अंदर उनको लगा कि वो सुरक्षित हैं, मगर असली मुसीबत ये थी कि ट्रक की चाबी उस मरे हुए आदमी के पास थी। तभी उस विशालकाय लिजर्ड ने अपनी नुकीली पूंछ ट्रक के अंदर घुसा दी, जिससे घबराकर वो बाहर निकलकर भागने लगे। एक आदमी गिरते गिरते अपने मरे हुए साथी की लाश के पास जा पहुंचा, जहां उसे चाबी मिल गई। वो तेजी से ट्रक में बैठ गया और अपने दोस्त को बुलाने लगा जो बाहर जमा हुआ खड़ा था। जब वो उसको लेने बाहर निकला तब उसने देखा कि उस लिजर्ड ने उसके साथी को पहले ही मार दिया था।
इसके बाद उस लिजर्ड ने उस आदमी को अपनी नुकीली पूंछ से ऊपर उठा लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। ये मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। खैर, अगले दिन जब फोन और उसका मैनेजर वहां पर पहुंचे, तब उन्हें वो ट्रक लावारिस हालत में मिला। फोन को कुछ गड़बड़ लगी। तभी उनके साथ आए एक आदमी ने कहा कि ये सब यहाँ के पुराने श्राप की वजह से हो रहा है। फोन काफी कंफ्यूज्ड और डरी हुई थी। मैनेजर ने समझाया कि यहाँ के श्राप की वजह से कई लोग पहले भी गायब हो चुके हैं। अब इसीलिए फोन ने डर कर कंपटीशन रोकने की बात कही, मगर मैनेजर ने चुपके से मी को कॉल किया। मी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो पानी ढूंढने के बहुत करीब था और उसे हर हाल में जीतना था। उसकी बात को मानते हुए मैनेजर ने फोन को झूठ बोलकर मना लिया कि श्राप वाली बातें बकवास है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए कंपटीशन जारी रहेगा। दूसरी ओर काओ, जेन और यो उस नक्शे की मदद से एक सुनसान गुफा के बाहर पहुंचते हैं। नक्शे के हिसाब से इसी गुफा के अंदर पानी का स्रोत था, जिसके बाद तीनों अंदर बढ़ने लगते हैं। लेकिन गुफा का अंधेरा और वहां से आने वाली अजीब आवाजें जेन को बुरी तरह डरा रही थी। जेन को बार बार अपने पीछे कुछ होने का एहसास हो रहा था, मगर यो ने उसको चमगादड़ का नाम लेकर टाल दिया। अब इस बीच यो ने मजाक में जेन को और डरा दिया, जिस पर काओ ने उसको डांटते हुए और आगे बढ़ने को कहा। गुफा के अंदर काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी दीवार दिखाई दी, जो पूरी तरह बंद थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इसी दीवार के पीछे वो खूबसूरत झरना और पानी का खजाना छुपा हुआ है, जो मैप में मेंशन था। वो तीनों उस दीवार को तोड़ने का प्लान बना ही रहे थे कि अचानक यो को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा आगे जाकर चेक करने लगा, लेकिन वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। तभी पलक झपकते ही उस विशालकाय लिजर्ड ने यो पर हमला कर दिया और उसको जिंदा निकल लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर काओ और जेन की हालत खराब हो गई। वो इतना डर गए कि वो वहां से सीधा बाहर की तरफ भागने लगे। दूसरी ओर मी जमीन में एक्सप्लोजिव्स लगा रहा था ताकि गहरा गड्ढा खोद सके, मगर फोन इसके सख्त खिलाफ थी। मी किसी की सुनने वाला नहीं था और अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। इसी बीच जेन और काओ चिल्लाते हुए वहां पर पहुंचते हैं और सबको मॉन्स्टर के बारे में सतर्क करने लगते हैं। शुरुआत में किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, मगर तभी उस लिजर्ड ने एक वर्कर को गड्ढे में खींच लिया और सबके होश उड़ गए। सब अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक के ऊपर चढ़ गए। ट्रक पर चढ़ने के बाद उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो छिपकली इतनी ताकतवर थी कि उसने ट्रक को ही हिलाना शुरू कर दिया, जिससे सब मौत के डर से थर थर कांपने लगे। जब वो लिजर्ड उनके सामने आई तो उसके विशाल शरीर को देखकर सबकी हिम्मत टूट गई और वो जल्दी जल्दी ट्रक से नीचे उतरने लगे। अब इसी हड़बड़ी में फोन नीचे गिर गई और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। जेन एक ट्रक में चढ़ गई जिसमें मैनेजर भी था, मगर लिजर्ड के ठीक पीछे होने की वजह से जेन मैनेजर को अंदर नहीं खींच पाई। उस ट्रक में मी पहले से मौजूद था और डर के मारे एक कोने में दबा हुआ था। तभी वहां पर वो लिजर्ड आती है और मैनेजर को घूर घूर कर देखने लगती है। मैनेजर समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है, इसीलिए उसने कोई हलचल नहीं की और छिपकली ने उसे अपना नेवाला बना लिया। इस बीच काओ ने फोन को उठाया और उसे लेकर भागने लगा। भागते हुए वो दोनों उस लिजर्ड के पुराने बनाए हुए गड्ढे में कूद गए। अपने भाई को मुसीबत में देखकर जेन ने ट्रक का हॉर्न बजाया, जिससे लिजर्ड ट्रक के पास तो आ गई, मगर उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। जहां आगे हम देखते हैं कि गुफा के अंदर काओ और फोन हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे और उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते मिलते हैं, जिसको देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में बहस होने लगती है कि कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि एक भी गलत कदम उन्हें सीधा उस लिजर्ड के मुंह में ले जा सकता था। दूसरी ओर वो लिजर्ड उसी ट्रक पर सो गई थी जिसमें जेन और मी छुपे हुए थे। दोनों घबराए हुए थे, मगर उन्हें वहां से निकलना ही था। जेन ने कैमरे की हेल्प से लिजर्ड की पोजीशन चेक की और पता चला कि वो गहरी नींद में है। उन्होंने फैसला किया कि वो एक एक करके बाहर निकलेंगे, हालांकि एक छोटी सी आहट भी उनकी मौत बन सकती थी। इधर गुफा के अंदर काओ और फोन एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां ढेर सारे अंडे रखे हुए थे। वहां उनको यो भी मिलता है, जो छिपकली के लार से बने एक सख्त शेल में कैद था। उसे जिंदा देखकर उन दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। काओ ने उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, मगर वो शेल टस से मस तक नहीं हुआ। जेन की नजर वहां पर कैद बाकी लोगों पर पड़ी तो फोन को समझ आया कि लिजर्ड ने इन सबको मारा नहीं था, बल्कि वो इन्हें अपने बच्चों को ताजा शिकार खिलाने के लिए जमा कर रही थी।
बाहर जेन और मी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जेन मी की कार तक पहुंच जाती है, मगर कार को छूते ही उसका अलार्म बज उठता है, जो कि सबसे बुरा संकेत था। मी ने तुरंत कार का दरवाजा अनलॉक किया और जेन अंदर बैठ गई, मगर तब तक छिपकली जाग चुकी थी। वो मी के ठीक पीछे थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लिजर्ड ने मी को अपने जबड़े में दबा लिया। गुफा के दूसरी ओर काओ और जेन उन कैद लोगों को देख रहे थे। काओ डर के मारे वहां से तुरंत निकलना चाहता था, उसे उन लोगों से ज्यादा खुद की पड़ी थी, लेकिन जेन का दिल ये गवारा नहीं कर रहा था। वो सबको बचाना चाहती थी। जब काओ ने अपनी जान बचाने की बात कही तो जेन को गुस्सा आ गया। उसने ताना मारा कि अगर दादाजी यहाँ पर होते तो कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते। काओ ने पुरानी नाराजगी निकालते हुए कहा कि दादाजी ने तो उसे भी उसके मेडल सेरेमनी वाले दिन छोड़ दिया था। ये सुनकर जेन थोड़ा मुस्कुराती है और उसने एक ऐसा राज बताया जिसने काओ की दुनिया ही बदल दी। जेन ने बताया कि उस दिन रास्ते में उसके पिता बेजान जेन को गोद में लिए मदद मांग रहे थे, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था। दादाजी ने सेरेमनी छोड़कर जेन को अपनी बाइक से अस्पताल पहुंचाया। अगर वो उस दिन वहां पर ना होते तो जेन जिंदा नहीं होती। यह सुनकर काओ की आंखें भर आती है और उसने कसम खाई कि वो सबको यहाँ से जरूर बचाएगा, पर पहले मदद लेकर आना होगा। वहां उन्हें वही सलाइवा से कवर्ड दीवार दिखती है। फोन समझ जाती है कि छिपकलियों को पानी से नफरत है, इसीलिए इस मॉन्स्टर ने पानी को रोक रखा है ताकि वो यहाँ पर चैन से रह सके। काओ और फोन भागते भागते जमीन पर ऊपर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक ग्रुप पार्टी करते और तेज गाने सुनते मिलता है। उन्होंने उस ग्रुप को खतरे के बारे में समझाया, पर उस ग्रुप ने उनका मजाक उड़ाया। तभी उस पहाड़ पर वो छिपकली आ गई और तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये सच बोल रहे थे। उस विशालकाय उड़ने वाली छिपकली को देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। काओ ने उनसे हथियार मांगे तो उन्होंने अपनी गन्स निकाल ली, मगर वो छिपकली इतनी खतरनाक थी कि उसने उड़ते हुए एक आदमी के 2 टुकड़े कर दिए और दूसरे को निगल गई। छिपकली फोन की तरफ बढ़ी। काओ ने उसको बचाने की कोशिश की, पर उसने अपनी पूंछ से उसको दूर फेंक दिया और फोन को अपने जबड़े में दबाकर गड्ढे में ले गई। काव ने उन 2 बचे हुए लोगों से मिन्नत की, पर वो डरपोक अपनी जान बचाने के लिए उसका साथ देने के लिए मना करने लगे। काव के रिक्वेस्ट करने पर वो लोग राजी हुए और फ्लेयर गन से आसमान में सिग्नल दिया। सिग्नल देखकर जेन और बाकी ग्रुप्स वहां पर पहुंच गए। शुरुआत में कोई भी काव पर विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब काव ने उस मॉन्स्टर का फोटो दिखाया तो सबके होश उड़ गए। काव ने एक इमोशनल स्पीच दी कि वो अपने दादाजी को खोने का पछतावा आज भी कर रहा है और वो नहीं चाहता कि बाकी लोग भी अपने अपनों को खोए। सब इमोशनल हो गए और काव की मदद करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद काव ने एक खतरनाक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक कुछ लोग नीचे जाकर लोगों को बचाएंगे और ऊपर लोग तेज म्यूजिक बजाएंगे ताकि छिपकली शोर सुनकर बाहर आए। अब जैसे वो बाहर आएगी, ट्रक से बंधी रस्सी उसके गले में फंसाई जाएगी और दूसरे ट्रक से नुकीले ऑब्जेक्ट्स उसके शरीर में घुसा दिए जाएंगे। ये प्लान बहुत सॉलिड था, जिसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। म्यूजिक की आवाज सुनकर छिपकली बाहर आई और काव ने ट्रक आगे बढ़ाकर रस्सी उसके गले में फंसा दी। बाकी लोगों ने अपने अपने ट्रक से नुकीले ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर घुसा दिए, जिससे वो दर्द से तड़पने लगी। एक शख्स ने उसके ऊपर मोलोटोव फेंक दी, जिससे उसके चेहरे पर आग लग गई, मगर वो मॉन्स्टर अब भी अनस्टॉपेबल था। उसने गुस्से में काव के ट्रक पर हमला किया और फिर दोबारा अपने गड्ढे में चली गई। ये मंजर सबसे भयानक था, क्योंकि जेन और बाकी लोग पहले से ही गड्ढे के अंदर कैद लोगों को निकालने गए हुए थे और अब उनका सामना उस घायल और गुस्सैल शैतान से होने वाला था। इधर जेन और बाकी लोग उन कैद लोगों को बचा लेते हैं, जिसमें बॉस मी भी शामिल था। खैर, उन्हें फ्री करके वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें छिपकली की आवाज आती है, जिसे सुनकर मी वहां से दूसरे रास्ते से भाग जाता है। अभी फिलहाल उनके पास कम समय था, इसीलिए सभी लोग बिना मी को बचाए ही बाहर आ जाते हैं। बाहर उन सबको देखकर बाकी लोग बहुत खुश थे, मगर काव खुश नहीं था, क्योंकि वहां पर फोन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नीचे मी को बचाने के लिए रुक गई थी। फोन को खतरे में देखकर काव नीचे जाकर फोन को बचाने की बात कहने लगता है। यहाँ मी के आदमी बताते हैं कि उन्होंने नीचे उस पानी वाली दीवार पर एक्सप्लोजिव्स लगाए हैं, ताकि उस एक्सप्लोजन से वहां पर पानी भर जाए और वो छिपकली उसमें डूबकर मारी जाए। लेकिन नीचे तो फोन भी थी, इसलिए काव ने एक्सप्लोजन करने से मना कर दिया। उसने बाकी सबको सुरक्षित जगह भेज दिया और डेटोनेटर लेकर खुद उस गड्ढे में फोन को बचाने निकल गया। इधर फोन मी को ढूंढ चुकी थी।
वो उसको लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी छिपकली उनके सामने आ जाती है, जिसको देखकर मी की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए वो फोन को पीछे छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद फोन अकेली रह जाती है। उस विशालकाय छिपकली को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उस छिपकली ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन तभी काओ की एंट्री पिक एक्स के साथ होती है। उसने वो पिक एक्स सीधा उस छिपकली के सर में घुसा दिया, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगी। लेकिन काओ भी उस पिक एक्स के जरिए उसी छिपकली पर लटका रह गया, मगर छिपकली के मूवमेंट से वो नीचे सीधा फोन के ऊपर जा गिरा। घायल होने के बाद भी वो छिपकली उनके ऊपर हमला करने लगी। तब सही समय पर काओ ने फोन और अपने आप को बचा लिया, लेकिन सिचुएशन अभी भी खराब ही थी। तब काओ ने पिक एक्स को दोबारा उठाया और उससे लिजर्ड पर अटैक कर दिया। मौका देखकर वो दोनों छिपकली से दूर आ गए, मगर स्टिल वो दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि वो छिपकली वहां पर भी पहुंच चुकी थी। वो उन दोनों को देखकर उन पर अटैक करने लगी, जहां उसने फोन को पकड़ लिया। तब हिम्मत करके काओ ने उस पर फ्लेयर गन चला दी, जिससे उस छिपकली ने फोन को छोड़ दिया, मगर वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तब काओ ने एक कंकाल पर अपना फोन रख के अपनी वीडियो चला दी, जिससे छिपकली ने काओ की जगह उस कंकाल पर अटैक कर दिया। यहाँ मौका देखकर वो दोनों भाग गए और इस बीच काओ ने बॉम्ब को डिटोनेट कर दिया, जिससे वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ और उस दीवार के पीछे का सारा पानी उस गुफा में फैल गया। यहाँ पानी से बचने के लिए काओ और फोन एक ऊंची जगह पर आ गए। इसके बाद उन दोनों ने चैन की सांस ली, मगर तभी वो छिपकली वहां पर आ गई। उसने काओ को पकड़ लिया। यहाँ काओ ने फोन को अपनी जान बचाकर वहां से भागने को कहा, लेकिन फोन नहीं भागी। वो काओ के साथ डटी रही। लेकिन तभी पानी उस छिपकली तक पहुंच गया, जिससे वो छिपकली पानी में बहकर आगे चली गई। अब उन दोनों के पास बहुत अच्छा मौका था, इसलिए वो दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाहर उन्हें लेने जेन और यू आए। उन दोनों को देख के वो बहुत खुश थे, लेकिन क्या ये सब खत्म हो गया था? अब यही सवाल उनके मन में भी था। और फिर वहां की जमीन हिलने लगी। ये देखकर वो डर गए थे, मगर जमीन के अंदर से ढेर सारा पानी निकलने लगा, जिसको देखकर वो खुशी के मारे झूम उठे। वो लोग काफी खुश थे, क्योंकि उन्होंने विलेजर्स की पानी की दिक्कत भी खत्म कर दी थी। जिसके बाद कहानी में आगे हम देखते हैं कि मी गड्ढे से जिंदा बचकर निकला, लेकिन वो पैसों के लालच में उस छिपकली का एक अंडा अपने साथ ले आया था, और शायद उसको ये पता नहीं था कि ये उसके लिए कितना बुरा साबित होने वाला है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि द बीस्ट बिलो की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।